आज के डिस्कशन में हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट एंथैल्पी चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड, एंथैल्पी चेंजेस during the formation of ionic lattice. During the formation of ionic lattice. Enthalpy changes during the formation of ionic lattice, ये हमारा टॉपिक है। यानी जब आयोनिक लैटिस यानी कोई आयोनिक कंपाउंड बनता है तो अपीरेंटली तो ऐसा लगता है कि आप किसी मेटल और नॉन मेटल को मिला दें तो आयोनिक कंपाउंड बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। There are some enthalpy changes involved during formation of ionic compound, during formation of ionic lattice. मैं उन्हीं बातों को आपसे डिस्कस करूंगा और फिर उसको हम एक साइकिल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जिसको बॉर्न हैबर साइकिल कहा जाता है। तो ये टॉपिक सम टाइम बॉर्न हैबर साइकिल भी कहलाता है, लेकिन मैं इसको सेपरेटली अभी आपसे पहले डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से एंथैल्पी चेंजेस आते हैं जब कोई भी आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं कि सोडियम जो है, सोडियम मेटल सॉलिड reacts with chlorine gaseous to form NaF solid। अगर आप AS के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें तो सोडियम और फ्लोरीन टू फॉर्म सोडियम फ्लोराइड, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फ्लोराइड। क्योंकि फॉर्मेशन की डेफिनेशन ये थी कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म्स with its constituent element in their standard state। 1 mole of compound form with its constituent element in their अच्छा, अब ये फॉर्मेशन है डायरेक्ट। अब क्या आपको लगता है कि हम मेटल और नॉन मेटल को मिलाते हैं तो डायरेक्टली सोडियम फ्लोराइड बन जाता है? जब साइंटिस्ट ने सर्च किया तो पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि देयर आर मिनिमम, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम 5 स्टेप्स, minimum 5 steps are involved। minimum 5 steps are involved during the formation of ionic lattice। during the formation of ionic lattice। यानी आप ये जहन में रखें कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपने मेटल नॉन मेटल मिलाया और बन गया। आप खुद सोचिए, जरा रियलाइज कीजिए कि आप अगर मेटल ले रहे हैं तो मेटल से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है।
अच्छा जी, तो आपको मैं ये बता रहा था कि मिनिमम 5 स्टेप्स आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक लैटिस। तो वो जो 5 स्टेप्स हैं, उन 5 स्टेप्स में जो है आप देखें, पहले मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड देन नॉन मेटल विल एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन। तो वैसे ही समझ में आता है कि ये डायरेक्ट नहीं होगा, ये इनडायरेक्टली कंप्लीट होगा। अब ये इनडायरेक्ट कंप्लीशन कैसे होता है वो मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूं। और जो पहला स्टेप है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, स्टेप नंबर 1 जो है वो है स्टेप नंबर 1 में क्या होता है कि जो आपका मेटल सॉलिड है वो कन्वर्ट होता है इनटू गैसियस एटम। इस स्टेप को कहते हैं एटोमाइजेशन ऑफ मेटल। अब आप सोचेंगे कि एटोमाइजेशन ऑफ मेटल होना क्यों जरूरी है। तो एटोमाइजेशन ऑफ मेटल होना इसलिए जरूरी है कि आपको अगर इलेक्ट्रॉन रिमूवल आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन याद हो, तो आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन ये है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ अ गैसियस एटम। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको गैसियस एटम चाहिए, तो आपको मेटल के लिए गैसियस एटम रिक्वायर्ड होता है। तो स्टेप नंबर 1 में क्या होगा कि वो जो सोडियम सॉलिड है, दैट sodium solid is converted into sodium gaseous। ये स्टेप है स्टेप नंबर 1। इसको कुछ किताबों में ये सब्लिमेशन भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, बट इट इज फाइन। और इस स्टेप के लिए जो एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन। और ये एटोमाइजेशन हम कर रहे हैं सोडियम की। अगर यहां पर सोडियम की जगह पोटेशियम होता, मैग्नीशियम होता, कॉपर होता या कोई और होता, तो वो जो है वो इसी तरह से एटोमाइज होगा। आफ्टर एटोमाइजेशन स्टेप नंबर 2 जो है, स्टेप नंबर 2 जो है दैट इज रिलेटेड टू आयनाइजेशन। क्योंकि पहले मेटल गैसियस एटम में कन्वर्ट हो गया, अब आयोनाइजेशन का स्टेप आता है। और आयोनाइजेशन में क्या होता है कि सोडियम गैसियस एटम is converted into sodium gaseous ion by the loss of 1 electron। और इस स्टेप को फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। अच्छा, एक बात मिसिंग वो है कि जो स्टेप नंबर 1 है एटोमाइजेशन का, ये हमेशा एंडोथर्मिक होता है। इसमें हमेशा एनर्जी देनी होती है, बिकॉज आप देखें सॉलिड है और वो सॉलिड से वेपर्स में कन्वर्ट हुआ है, तो इट नीड्स एनर्जी, तो ये एंडोथर्मिक होता है। सिमिलरली फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है, वो भी एंडोथर्मिक है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो भी एंडोथर्मिक है।
तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव। स्टेप नंबर 3 में क्या होता? स्टेप नंबर 3 में अब सोडियम आयन में कन्वर्ट हो चुका है, इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। अब अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है फ्लोरीन को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फ्लोरीन, आप सबको पता है कि नेचर में डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। हम फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकते। फ्लोरीन मॉलिक्यूल में हम इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे स्टेप नंबर 3 में? स्टेप नंबर 3 इज अगेन रिलेटेड टू एटोमाइजेशन, और ये एटोमाइजेशन अब किसका होगा? नाउ दिस टाइम इट इज एटोमाइजेशन ऑफ नॉन मेटल। दिस इज एटोमाइजेशन ऑफ नॉन मेटल। और एटोमाइजेशन ऑफ नॉन मेटल में हाफ फ्लोरीन गैसियस, और ये फ्लोरीन गैसियस विल कन्वर्ट इनटू 1 मोल ऑफ गैसियस एटम। ये डेफिनेशन है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन की, कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ गैसियस एटम। यहाँ पर 1 मोल ऑफ गैसियस एटम फॉर्म हो रहा है। देखिए, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा गैसियस एटम से होता है। तो गैसियस एटम जो यहाँ पर है वो फ्लोरीन है, और अब ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर हमने F2 को F में ब्रेक किया है, यानी फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक किया है। आपको पता है फ्लोरीन फ्लोरीन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसको हमें कन्वर्ट करना है गैसियस एटम में, तो अल्टीमेटली हमें इसके बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। और जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इट इज नोन टू बी स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन। सो दिस इज स्टेप नंबर 3। तो पहला स्टेप एटोमाइजेशन ऑफ मेटल, ये हमेशा होगा जब भी कोई भी आयोनिक कंपाउंड बनता है, जब कोई भी आयोनिक लैटिस बनता है बाय यूजिंग मेटल एंड नॉन मेटल, हमेशा ये स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 पर। स्टेप नंबर 4 में लॉजिकली क्या होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, उस इलेक्ट्रॉन को ऐड होना है। सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया था वो इलेक्ट्रॉन अब गेन करेगा। तो स्टेप नंबर 4 इज रिलेटेड टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा? डेफिनेटली नॉन मेटल करेगा, गैसियस एटम। नाउ फ्लोरीन गैसियस एटम विल गेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म फ्लोराइड आयन गैसियस। और इस एंथैल्पी चेंज को, अगर आपको याद हो, मैंने प्रीवियस क्लास में करवाया था, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इसे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हम कर रहे थे पिछली क्लास में। ये वही काम हुआ है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ अ गैसियस एटम। नाउ फ्लोरीन इज अ नॉन मेटल, और अभी इसमें हमने पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, और ये एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो इसको हम कह रहे हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और नॉन मेटल्स की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, यानी नेगेटिव होती है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल इज ऑलवेज नेगेटिव। ये स्टेप नंबर 4 हो गया। अब आप, अगर मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाऊं, तो प्रीवियस स्लाइड पे आप देखिए सोडियम आयन गैसियस हमने बना लिया था। नेक्स्ट स्लाइड पे आऊं तो अब यहां फ्लोराइड आयन गैसियस बन गया, यानी एक पॉजिटिव आयन बन गया, एक नेगेटिव आयन बन गया।
अब फाइनली क्या होना चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए, तो दैट विल बी स्टेप नंबर 5। और ये स्टेप नंबर 5 जो है, दिस इज नोन टू बी फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक लैटिस। ये फाइनली आयोनिक लैटिस बनेगा। यहां पर कैसे बनेगा कि पॉजिटिव आयंस और जो नेगेटिव आयंस हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इस अट्रैक्शन का रिजल्ट क्या आएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के थ्रू एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे टू मेक अ सॉलिड लैटिस स्ट्रक्चर। और ये सॉलिड लैटिस स्ट्रक्चर जो है ये फाइनली हमारा कंपाउंड। So these are the 5 steps involved during formation of ionic lattice. ये 5 स्टेप से ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर सोडियम की जगह मैग्नीशियम होता तो आप सबको पता है कि मैग्नीशियम एक नहीं बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो वहां पर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के साथ साथ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी भी इन्वॉल्व होगी। तो बाज़ औक़ात नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज हो जाते हैं, बट मिनिमम ये वो 5 स्टेप्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ये वो मिनिमम 5 स्टेप्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है जी। अब इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है आपको तो मुझे क्वेश्चन आ रहा है कि सर हर एंथैल्पी चेन को ऐड करने से सारे स्टेप्स को ओवरऑल एनर्जी चेंज कैलकुलेट करने के लिए। जी, अब मैं आपको बता रहा हूं नेक्स्ट कि आप देखिए कि हमने जो है वो अभी काम क्या किया था कि पहले हमने जो है वो कहा कि सोडियम फ्लोराइड डायरेक्ट बन रहा है, और फिर हमने कहा कि सोडियम क्लोराइड इनडायरेक्टली बन रहा है। तो अब मैं आपको एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ये बता रहा हूं कि किसी भी आयोनिक लैटिस के केस में डेल्टा HF नॉट ऑफ आयोनिक लैटिस जो है वो हमेशा इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी चेंजेस of all the steps involved, अब ये जो स्टेटमेंट है हो सकता है कि आपकी समझ में ना आया हो, लेकिन इसको हम लेटर ऑन जो है इसको हम अभी फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आगे फिर डिस्कस होगा। अच्छा जी, तो ये फॉर्मेशन ऑफ आयनिक लैटिस अगर आपको कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक लैटिस, तो ये सम होगा सम ऑफ एंथैल्पी चेंजेस ऑफ ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। ये समझे वही कॉन्सेप्ट है हेसेस लॉ का, कि हेसेस ने ये कहा था कि अगर कोई भी एंथैल्पी चेंज डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, एंथैल्पी चेंज शुड रिमेन कांस्टेंट वेदर अ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन और मोर देन वन स्टेप। यानी अगर कोई आयोनिक लैटिस मेटल और नॉन मेटल को मिला के डायरेक्ट बन रहा है, और अगर कोई आयोनिक लैटिस जो है वो इनडायरेक्टली बन रहा है, तो हेसेस लॉ के अकॉर्डिंगली एंथैल्पी चेंज शुड रिमेन सेम। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। ठीक है जी। अब मैं आपके सामने यही चीज जो है एक एनर्जी साइकिल में ड्रॉ करूंगा, और उस एनर्जी साइकिल को जो है वो बॉन्ड
हैबर साइकिल कहा जाता है। BORN बॉर्न हैबर साइकिल। ये हैबर वही साइंटिस्ट है जिसने हैबर प्रोसेस दिया था, इसको बॉर्न हैबर साइकिल कहते हैं। और ये बॉर्न हैबर साइकिल जो है बेसिकली इट इज एन एनर्जी साइकिल, it is an energy cycle related to formation of ionic lattice. Energy cycle related to formation of ionic lattice. ये बॉर्न हैबर साइकिल का 5 मार्क का क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, जिसमें एग्जामिनर कभी कभार आपको साइकिल पूरा बनाने के लिए देता है, कभी कभार एग्जामिनर साइकिल बना हुआ होता है, उसके कुछ कंपोनेंट मिसिंग होते हैं, वो पूछता है। समटाइम इस बॉर्न हैबर साइकिल के को बनवाकर इसकी कैलकुलेशन करवाता है। तो ये हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और मैं जो अब बॉर्न हैबर साइकिल बना रहा हूं वो इस रिएक्शन के लिए बना रहा हूं जो मैं अब नेक्स्ट लिख रहा हूं कि मैग्नीशियम सॉलिड reacts with chlorine gaseous to form MgCl2 solid, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉलिड। आप सबको पता है कि ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। अब एग्जामिनर आपसे कहेगा कि आपने बॉर्न हैबर साइकिल बनाना है, और बॉर्न हैबर साइकिल बनाना है किसके लिए, कोई कंपाउंड का नाम दे देगा। अब जिस कंपाउंड का भी बॉर्न हैबर साइकिल बनाना है उसकी आप देखें आपके सामने ये मैंने फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखी है। मैं मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन के लिए बॉर्न हैबर साइकिल बनाना चाह रहा हूं। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, ताकि बात अंडरस्टैंडिंग अगर ना हो तो इससे फिर हम बात दोबारा रिपीट करें, फिर आगे चलें। आप अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज, और आप मुझसे क्वेश्चन पूछा करें, वरना मुश्किल होगी आपको अंडरस्टैंडिंग में। अब ग्रेजुअली चीजें मुश्किल होती जाएंगी। अच्छा जी, अब लेट वी स्टार्ट कि हाउ टू मेक एनर्जी साइकिल बॉर्न हैबर साइकिल। ये मैंने एरो बनाया है, दैट मीन्स के इंक्रीजिंग एनर्जी। अगर ये एरो की डायरेक्शन हम ऊपर करेंगे तो इसका मतलब है एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी एनर्जी इंक्रीज हुई है। और अगर हम एरो की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब यहां पर हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल क्या है आपका, मैग्नीशियम सॉलिड प्लस क्लोरीन गैसियस। ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है। पहला स्टेप हमने क्या डिस्कस किया था, मैं आपसे अब इनपुट चाह रहा हूं कि आप खुद बताएं मुझे कि व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप। एटमाइजेशन। एटोमाइजेशन ऑफ व्हाट, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मेटल। तो जब एटोमाइज आप करेंगे मैग्नीशियम को तो इट विल टर्न टू मैग्नीशियम गैसियस, जबकि क्लोरीन गैसियस रिमेन अनचेंज, क्योंकि हम एनर्जी साइकिल में, बॉर्न हैबर साइकिल में हर स्टेप को अलग अलग मेंशन करते हैं। तो ये स्टेप नंबर 1 हो गया कि मैग्नीशियम सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम गैसियस
और इस स्टेप को हम क्या कहेंगे? इस स्टेप को हम कहेंगे एटोमाइजेशन ऑफ मैग्नीशियम। और देखें एरो का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। अगर डायरेक्शन ऊपर की तरफ हम बना रहे हैं, इसका मतलब यह है कि प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। ओके, नेक्स्ट बताएं बेटा, अगला स्टेप क्या होना चाहिए? एनीवन कैन? आयनाइजेशन। आयोनाइजेशन, वेरी गुड। सेकेंड स्टेप आयनाइजेशन, और आयनाइजेशन किसका होगा? दिस टाइम आयनाइजेशन ऑफ मैग्नीशियम पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन प्लस क्लोरीन गैसियस। ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन लिखा है, ये बॉर्न हैबर साइकिल में मेंशन करना जरूरी है। और ये मैग्नीशियम जो हमने चेंज किया है, इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ये स्टेप जो है, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? ऑफ कोर्स मैग्नीशियम की है। लेकिन अगर आपने यहां पे इलेक्ट्रॉन मेंशन नहीं किया तो ये साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट, मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया था। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप removal of another electron takes place, and removal of other electron means we are talking about second ionization energy। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो पहले वो एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेगा। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी प्लस सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, ये वो टोटल एनर्जी होगी जो रिक्वायर्ड होगी टू फॉर्म मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन। ये मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन बन गया। अब मैग्नीशियम आयन बन चुका है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो चुका है। नाउ व्हाट विल बी नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था आफ्टर आयनाइजेशन? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन का ब्रॉन ब्रेक हो। एटोमाइजेशन ऑफ नॉन मेटल, गुड। अब एटोमाइजेशन ऑफ नॉन मेटल के लिए मैग्नीशियम को हम एज इट इज, इलेक्ट्रॉन एज इट इज, और जब क्लोरीन एटोमाइज होगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू 2 मोल ऑफ क्लोरीन गैसियस एटम। क्योंकि जब Cl और Cl का बॉन्ड ब्रेक होगा तो वहां पर 2 Cl हमें मिलेंगे। अब आप कहेंगे पिछले केस में मैंने एक फ्लोरीन क्यों लिखा था? उसकी वजह ये थी कि हमने रिएक्टेंट साइड पर हाफ F2 लिखा था, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ फ्लोरीन लिया था, तो हाफ का 2 और 2 से कैंसिल होके 1 फ्लोरीन आया। अब यहां पर जो हम क्लोरीन ले रहे हैं, ये 1 मोल क्लोरीन ले रहे हैं, Cl2 ले रहे हैं, तो जब Cl2 ब्रेक होगा तो इट विल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ क्लोरीन गैसियस एटम। और इस एंथैल्पी चेंज को हम एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन कहेंगे। दिस इज एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहां इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया है। इसकी वजह यह है कि एटोमाइजेशन की जो डेफिनेशन है, ये कहती है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ गैसियस एटम, 1 मोल ऑफ गैसियस एटम। लेकिन यहां पर जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 2 मोल गैसियस एटम प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि रिक्वायर्ड एनर्जी डबल हो जाएगी। होपफुली आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। और अगर कोई बात नहीं समझ में आई तो बताइए, इसको रिपीट कर लेते हैं, देन वी मूव टू नेक्स्ट स्टेप।
ठीक है, तो एटोमाइजेशन शुड मल्टीप्लाई बाय 2, एटोमाइजेशन शुड मल्टीप्लाई बाय 2। इसकी वजह यह है कि एटोमाइजेशन की डेफिनेशन ये कहती है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन, हम उस एनर्जी को कहते हैं जो 1 मोल गैसियस एटम प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए। अब अगर आपको गैसियस एटम 2 मोल प्रोड्यूस करना है तो आपको एनर्जी भी डबल करनी पड़ेगी। तो 1 मोल के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो एनर्जी डबल हो जाएगी। तो अगर आपको यहां फर्ज करे कोई और सवाल होता और उसमें यहां पर आपको 3 एटम प्रोड्यूस होते तो आप एटोमाइजेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते। अब अगला स्टेप, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। अब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन करना है तो अब ये प्रोसेस जो होगा वो एक्सोथर्मिक होगा। मैं उसकी वजह आपको बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल इज नेगेटिव। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल जो है वो नेगेटिव होती है, एक्सोथर्मिक होती है। तो अब यहाँ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन गैसियस ये एज इट इज रहेगा, और दोनों क्लोरीन जो हैं वो 1-1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन गैसियस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये स्टेप जो है ये कहलाएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। ये है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, लेकिन यहां पर भी हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 मोल के लिए होती है, और आप यहां जो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं वो 2 मोल क्लोरीन में ऐड कर रहे हैं। एक क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे क्लोरीन में दूसरा इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है क्लोरीन की उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। राइट जी, अब आते हैं लास्ट स्टेप पर। लास्ट स्टेप में आपको बताया था फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक लैटिस, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये मैग्नीशियम क्लोराइड सॉलिड बन जाएगा, और इस एंथैल्पी चेंज को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। और ये आपको मैं बता चुका हूं कि लैटिस एनर्जी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर। लैटिस एनर्जी हमेशा एक्सोथर्मिक होती है क्योंकि आयंस जब अट्रैक्ट करते हैं तो अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती। और अब एक काम और रह गया, अगर आप रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल देखें और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल देखें तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एनर्जी लेवल में फर्क है। तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एनर्जी डिफरेंस होता है, आपको याद होगा ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आप ऐसे बनाते थे, ये रिएक्टेंट होता था और ये प्रोडक्ट होता था, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस होता था वो ओवरऑल डेल्टा एच होता था। जो एनर्जी डिफरेंस होता था वो ओवरऑल डेल्टा एच होता था। ये एएस की बात है, यहां पर भी हम वही बात कर रहे हैं। यहां पर हम देखें अलग अलग सवालात हैं। मैं इस वक्त आपको पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि आप फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी को मिला के भी लिख सकते हैं, यानी आप एक ही स्टेप शो करें और उसमें लिखें कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी प्लस सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है।
लेकिन मैं अभी सारे स्टेप्स अलग अलग शो कर रहा हूं क्योंकि अभी मैं आपको पूरा वो बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जिसमें सारे स्टेप्स हम क्लियरली मेंशन कर रहे हैं। खैर मैं बात ये कर रहा था कि ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो थी, अब आप देख लीजिए ये आपका रिएक्टेंट है मैग्नीशियम प्लस Cl2 और MgCl2 आपका प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो एनर्जी डिफरेंस जो है उसे कहा जाता है डेल्टा HF नॉट। दिस इज एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन और ये है एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। इस कंप्लीट साइकिल को बॉर्न हैबर साइकिल कहा जाता है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बॉर्न हैबर साइकिल आपको ड्रॉ करने के लिए भी आता है और ये बॉर्न हैबर साइकिल आपको बना हुआ हो सकता है और इसके कुछ पॉइंट्स मिसिंग होंगे, वहां ABCDE लिखा हुआ होगा। आपको बताना होगा कि यहाँ पे A का मतलब क्या है, B का मतलब क्या है, C का मतलब क्या है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि अल्टीमेटली मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो पास पेपर के कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं जिस टाइप के या क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा ताकि आप खुद से ये प्रैक्टिस कर सकें। इस पूरे क्वेश्चन में अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। कोई सवाल? जी अच्छा जी, अब ये जो ये साइकिल जो है ये आप जब तक 2-3 साइकिल्स नहीं बनाएंगे तब तक जो है वो आपको क्लियर नहीं होगा। मैं अभी कुछ और साइकिल्स की प्रैक्टिस भी आपको करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं एक और चीज लिख रहा हूं कि एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज इक्वल टू व्हाट। अगर आपको याद हो मैंने पहले कहा था आपसे कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक लैटिस इज इक्वल टू सम ऑफ, तो ये लाजमी है कि आयोनिक लैटिस फॉर्मेशन में एनर्जी लॉस होगा। जी बेटा, आयोनिक कंपाउंड जब भी बनते हैं तो मोर देन 99% केसेस में वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक ही होता है, इसलिए हम ओवरऑल प्रोसेस को एक्सोथर्मिक ही लेते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड क्या बताया था? सम ऑफ एंथैल्पी चेंजेस ऑफ ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व। अब मैं इसका एक फार्मूला बना रहा हूं कि अगर हमारे पास वैल्यूज मौजूद हों तो उन वैल्यूज को पुट करके हम कैसे फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला स्टेप था एटोमाइजेशन का, तो एटोमाइजेशन ऑफ मैग्नीशियम स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 था फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फिर था सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, फिर था एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन। एटोमाइजेशन के बाद अगला स्टेप जो था वो 2 इंटू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था, 2 इंटू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, और लास्ट स्टेप जो था वो था लैटिस एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ये बच्चों देखो पूरा फार्मूला बन गया कि हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। अब पेपर में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में मौजूद हैं। जब वो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो फिर आपको आइडिया और क्लियर होगा, हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। और ये एक जनरल फार्मूला अब बन गया है कि जब भी आपको फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक लैटिस कैलकुलेट करना हो तो आप जितने स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं
उन तमाम स्टेप्स का सम कर लें। तो सम ऑफ ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व उनके एंथैल्पी चेंजेस का ओवरऑल एंथैल्पी चेंज होगा। सर तब तक आयनाइजेशन एनर्जी करते रहें जब तक उसका रियल चार्ज ना आ जाए। बेटा आयनाइजेशन एनर्जी में डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेटल यूज कर रहे हैं। या नॉर्मली मेटल के चार्जेस आपको पता है +1 +2 या +3 होते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर हम एल्यूमिनियम इस्तेमाल कर रहे होते तो वहां फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फिर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी और फिर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होती। लेकिन अगर आप पोटेशियम इस्तेमाल कर रहे होते तो पोटेशियम ग्रुप 1 का मेंबर है, तो उसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वहां सिर्फ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन्वॉल्व हो। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चार्ज लाना है, आप किस कंपाउंड का एंथैल्पी साइकिल बना रहे हैं। तो जिस कंपाउंड का आप एनर्जी साइकिल बॉर्न-हाइबर साइकिल बना रहे हैं उस कंपाउंड पे डिपेंड करता है। जैसे अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि आप कॉपर ब्रोमाइड CuBr इसका एनर्जी साइकिल बनाएं, अब इसके एनर्जी साइकिल में कॉपर +1 है और Br-1 है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ कॉपर की खाली फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन्वॉल्व होगी। लेकिन अगर यही सवाल होता है कि कॉपर 2 क्लोराइड का एनर्जी साइकिल बनाए, तो अब आपको पता है कि कॉपर 2 क्लोराइड का मतलब यह है कि यहाँ कॉपर +2 है, तो यहाँ सिर्फ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन्वॉल्व होगी क्योंकि हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं। और कॉपर 2 के केस में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी प्लस सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी दोनों इन्वॉल्व होंगे। फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जीज दोनों इन्वॉल्व होंगे। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, कोई इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो बताइए। अच्छा, अब मैं आपको कुछ कंपाउंड्स दे रहा हूं, उसका स्नैपशॉट ले लीजिए, क्योंकि जब तक ये वीडियो आपके साथ शेयर होगी तब तक फिर आप थोड़ा सा इसको टाइम लगता है प्रोसेस में। मैं पहले ही बता चुका हूं, ग्रुप में नहीं पूछा करें कि सर वीडियो रिकॉर्डिंग प्लीज वीडियो रिकॉर्डिंग। जैसे ही वो अपडेट हो जाती है वहां से अपलोड हो जाती है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ये फौरन आपको नहीं मिलेगी, तो ये थोड़ा सा इसको रियलाइज कीजिएगा। अच्छा, मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूं जो कि आपने मुझे आज सॉल्व करके जो है वो व्हाट्सएप करनी है। समझ में आ गई मेरी बात? ये आपका होमवर्क है। देखिए, हम आपको मुख्तलिफ छोटे छोटे इसी तरह के असाइनमेंट्स जो देंगे, उनके जो आप हमें जब इनपुट देंगे उसी बेसिस पर आपके हम असाइनमेंट के मार्क्स जो है वो डिसाइड करेंगे। तो जिन लोगों ने पिछला रिस्पॉन्ड नहीं किया मुझे, और जिन लोगों ने कर दिया उनको मैंने लिस्ट कर लिया है। जिन लोगों ने नहीं किया, आई एम सॉरी उनके लिए। लेकिन अब ये नेक्स्ट असाइनमेंट जो है, वो ये है कि आप जो है वो कैल्शियम फ्लोराइड का साइकिल और इसके बाद बल्कि एक कैल्शियम ब्रोमाइड के लिए साइकिल बनाइएगा, एक एल्युमिनियम फ्लोराइड के लिए साइकिल बनाइएगा और एक साइकिल आप बनाइएगा पोटेशियम आयोडाइड सॉलिड के लिए। ये 3 आपके सामने क्वेश्चंस हैं जिनके लिए आपको उसी तरह से बॉर्न-हैबर साइकिल बनाना है। ईच एंड एवरी स्टेप को मेंशन करना है विद ऑल स्टेट सिंबल्स। अगर आपने एनर्जी साइकिल के अंदर स्टेट सिंबल मिस किए हैं तो एनर्जी साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। जी, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कर सकते हैं, आप प्राइवेटली भी कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट हो।
बेटा टॉपिक मैंने जो है वो अभी जो नई वीडियो अपलोड हुई है उसके अंदर लिखा हुआ है लैटिस एनर्जी एंड ईए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो टॉपिक मैं उसके साथ भेजता हूं। तो ये जो है टॉपिक के साथ ही होता है, लेकिन अगर कहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो आप जो है वो डेट के हिसाब से देख लिया करें उसको, ठीक है। और फिर भी फर्दर कंफ्यूजन हो तो चला के देख लें, समझ में आ जाएगी बात। वैसे टॉपिक पिछली वीडियो का जो मैंने देखा था लिखा हुआ था उसके अंदर लैटिस एनर्जी एंड ईए दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है जी। तो ये आप कंपाउंड आपने नोट कर लिए, होपफुली अभी आप बैठकर इस पर काम करेंगे और फिर इंशाल्लाह जो है वो उसका जो रिजल्ट है वो आप मुझे जो है वो भेज देंगे। इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। सर फर्स्ट स्लाइड दिखा दें, स्क्रीनशॉट लेना था। कौन सी? सबसे पहली वाली स्लाइड जो आज की है। सबसे पहली वाली स्लाइड, सबसे पहली वाली स्लाइड आज की कौन सी थी? ये थी, ये भी नहीं, ये थी एंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक लैटिस। ले लिया स्क्रीनशॉट सर, थैंक यू।